नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि इसकी शुरुआत भारत में किस तरह से हुई और आज यह किस स्थिति में है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने और गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे देश में पंचायती राज की कल्पना की गई थी और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने का अर्थ यह था कि राज्य चाहे तो इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे अथवा न करे। मतलब राज्य के पास अगर संसाधन है, उसकी अगर हैसियत है तो वह पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है अथवा न करे। इसके पश्चात कुछ समितियां बनी जिनसे आज का जो वर्तमान का हमारा पंचायती राज व्यवस्था आप देखते हैं उसका विकास हुआ है कि राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करें हम 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति बनी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था, सिफारिश की थी और इसके पश्चात अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे और इसके पश्चात GV.K. राव समिति 1985 में यह समिति बनी थी और इसने भी अपनी सिफारिशें दी थी और उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में। ये 4 समितियां हैं जो कि अक्सर GK में अथवा अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आती रहती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक पंचायती राज व्यवस्था का विकास होता रहा है और पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण दिन मील का पत्थर साबित हुआ 24 अप्रैल 1993 जब 73वां संशोधन भारतीय संविधान में किया गया। इस संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए वो कुछ इस तरह के हैं। नंबर 1, पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान किया गया। लोकसभा और विधानसभा की भांति ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए वह है SC ST के उम्मीदवारों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई और इसके बाद कुछ राज्यों ने इसको 50% भी कर दिया है। इसके साथ ही नीचे आप देख नहीं पा रहे हैं, पंचायतों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब आइए अब हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के गठन और उनके कार्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होती है और इस ग्राम में सभी मतदाता यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है, जो मतदाता कहलाते हैं, वह इसके सदस्य होते हैं और सरपंच इस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा में ग्राम के विकास के लिए योजनाओं को पारित करके आगे भेजा जाता है। बात करते हैं हम
ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, जिसमें कम से कम 10 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन होता है, जिसको पंच कहा जाता है। इसके अलावा सरपंच का निर्वाचन भी जनता द्वारा सीधे किया जाता है। मतलब प्रत्येक नागरिक जो वहाँ का 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह संबंधित ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का चुनाव करता है। इन दोनों का ही निर्वाचन सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। SC ST OBC के लिए उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर उनका आरक्षण होगा, और महिलाओं के लिए तो 1/3 फिक्स किया था, लेकिन वर्तमान में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है वो हम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य हैं गांव की साफ सफाई करवाना, गांव में सड़कें बनवाना, कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, और गांव में प्रकाश की व्यवस्था करना, मेला हाट बाजार की व्यवस्था करना, गांव में जन्म मृत्यु पंजीयन का रिकॉर्ड रखना। ये ग्राम पंचायत का काम हो गया, और ग्राम पंचायत का हमने आपको उसका गठन बता दिया है। इसके बाद जनपद पंचायत जो होती है विकास खंड स्तर पर होती है, और इसमें भी 10 से लेकर 25 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 5000 होती है, और यहाँ पर भी SC ST OBC के लिए उनकी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए आरक्षण 50% यहाँ भी है। जो सदस्य इन वार्डों से निर्वाचित होकर आते हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। यह जनपद अध्यक्ष और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष कहलाते हैं। यह बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जनपद पंचायत के कार्य जो हैं वह एकीकृत ग्रामीण व्यवस्था, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, युवा एवं बाल कल्याण, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि को संचालित करना, बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना, सामाजिक मेले, तीज त्योहार आदि का आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर इनकी व्यवस्था करना, ये जनपद पंचायत का काम होता है। जनपद पंचायत से ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिला स्तर पर होती है। यहाँ पर भी 10 से लेकर 35 तक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी 50,000 तक होती है। SC ST OBC और महिलाओं के लिए यहाँ भी आरक्षण का प्रावधान है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जनपद पंचायत की तरह यहाँ भी होता है, और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुनकर आते हैं इनमें से ही किया जाता है। जिला पंचायत के कार्य देखते हैं हम तो ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों को नियंत्रण करना, उनको मार्गदर्शन देना, उनका समन्वय करना, जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना, जनपद पंचायतों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, ऐसी योजनाएं जो 2 या 2 से अधिक जनपद पंचायतों के बीच में आती हैं उनका निष्पादन करना, विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण तथा खेलकूद आदि से संबंधित राज्य सरकार को सलाह देना, और इसके अलावा वे सारे कार्य जो सरकार द्वारा इनको दिए जाते हैं वो सब काम जिला पंचायत को करने होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, और उसके ऊपर ग्राम पंचायत, और उसके ऊपर जनपद पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत। तो इस तरह से 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम पंचायत, और उसके ऊपर जनपद पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है। यहाँ पर जो जनपद पंचायत है वो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में एक कड़ी का काम करती है, एक बीच में सेतु का काम करती है। तो जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत से बनकर जनपद पंचायत जाती हैं उनको जिला पंचायत भेजा जाता है, और जिला पंचायत से इन योजनाओं को राज्य सरकार तक भेजा जाता है, और वहां से इनके लिए वित्त की व्यवस्था होती है। इस तरह से ग्राम पंचायतें अपना कार्य करती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ग्राम पंचायतों के गठन, जनपद पंचायतों का गठन और जिला पंचायत के गठन और उनके कार्यों के बारे में समझ विकसित हुई होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन की। हमने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को समझ लिया है कि जो हमारे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है वह 3 स्तर पर है: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। 3 तरह की नगरीय प्रशासन व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम नगर पंचायत की।
तो जो नगर पंचायत होता है यह एक तरह से माना जाए कि जो ग्राम हैं या गांव हैं, गांव से जिनका संक्रमण शहर की ओर हो रहा है, मतलब जो ग्राम या गांव शहर बन रहे हैं, नगर बन रहे हैं, गांव नगर बन रहे हैं, वहाँ पर नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर 15 से लेकर 40 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन होता है जिसको पार्षद कहते हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है और इसके अलावा यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि राज्य प्रशासन का होता है, जिसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहते हैं, वह यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो नगर पंचायत ऐसे गांवों में स्थापित की गई हैं जो शहर बन रहे हैं, ना तो भी शहर है ना गांव है, इसके बीच की स्थिति में है, वहाँ पर नगर पंचायत हैं और इनकी वार्डों की संख्या 15 से 40 तक होती है। पार्षद का चुनाव होता है, अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, दोनों ही जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका वैसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इससे पहले भी इनको किसी कारणवश पद से हटाया जा सकता है और इनके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर नगर पालिका की स्थापना की गई है। नगर पालिका में भी 15 से लेकर 40 वार्ड होते हैं और यहाँ भी प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन होता है जिसको पार्षद कहते हैं और एक नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। और यहाँ पर भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर CMO कहा जाता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित है और सरकार द्वारा इनको समय से पहले हटाया जा सकता है और इसके अलावा इनका कार्यकाल सरकार बढ़ा भी सकती है। अब बात करते हैं हम नगर निगम की। तो नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में होती है। जो बड़े शहर होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर, ग्वालियर आदि बड़े शहर हैं, यहाँ पर नगर निगम की स्थापना होती है। और नगर निगम के जो वार्ड होते हैं वह 50 से लेकर 150 तक हो सकते हैं और यहाँ पर भी एक पार्षद प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है। इसके साथ ही एक महापौर या मेयर का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल वही 5 वर्ष है और इसके पहले भी इनको हटाया जा सकता है और इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इस तीनों ही मामलों में एक बात कॉमन है उस पर हम चर्चा करते हैं। इन तीनों तरह की संस्थाओं में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब हम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला काम है इन तीनों ही संस्थाओं का। ये तीनों ही संस्थाएं अपने अपने क्षेत्राधिकार में यह कार्य कराएंगी, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो अथवा नगर निगम हो। तीनों के काम प्रायः एक जैसे ही हैं, बस शर्त है कि वह अपने अपनी सीमाओं में यह काम कराएंगे। सबसे पहला काम है सड़कों, सार्वजनिक भवनों आदि में प्रकाश की व्यवस्था करना, यानी कि वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था करना। नगर की साफ सफाई करवाना, यह कार्य स्थानीय प्रशासन का है।
कांजी हाउस खोलना और उसका प्रबंध करना, उनकी व्यवस्था करना, यह कार्य भी स्थानीय प्रशासन का है। अगला कार्य है जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, उसका रिकॉर्ड संधारित करना, यह कार्य स्थानीय प्रशासन का है। नगर में पानी यानी कि पेयजल की व्यवस्था करना नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का महत्वपूर्ण काम है। मकान, सड़क आदि की व्यवस्था करना, जो मकान बनते हैं उनको अनुमति प्रदान करना और अन्य तरह की अनुमतियां देना और वहां पर उनकी निगरानी करना, यह सारे कार्य नगरीय प्रशासन के हैं। और जो स्थानीय इकाइयां हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, सब करते हैं। अगला कार्य है अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करना। प्रत्येक जो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम होता है, इनको कुछ संख्या में फायर ब्रिगेड मिली होती हैं जो कि हमेशा तैयार रहती हैं किसी भी आपात स्थिति के लिए। तो यहाँ पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करना, मनोरंजन हेतु मेले आदि का आयोजन करना, और इसके अलावा और भी कार्य होते हैं जैसे कि पार्क बनवाना मनोरंजन के लिए, और भी तरह के कार्य हैं जो सरकार द्वारा आदेशित किए जाते हैं। उन सब कार्यों को इन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।